हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत लो आईआईटी। ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 होगा। 1 और 2 लेक्चर में अपन बेसिक्स देख चुके थे एपी के बारे में। अब ये जो लेक्चर होगा ये बेसिक डिपेंडेंट होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको लगेंगे ये तो हम जानते थे, लेकिन इनका जब एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में, ये कैसे एपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना मददगार होता है इसको देखते हैं। तो पहला बेसिक प्रॉपर्टी ये तो आप जानते ही है, क्या है? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या है ये देखिए, अगर a कॉमा बी कॉमा सी अगर एपी में हो, ठीक है, तो आप जानते क्या है कि 2 टाइम्स द मिडल टर्म इज सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, इसका प्रूफ भी सिंपल है। क्या होगा, आप जानते हैं कि ये एपी में डी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है, तो डी को क्या लिखते हैं? बी माइनस ए, और वो सेम हुआ क्या? सी माइनस बी के। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। सिंपल सा था, और ये काम का प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन मिल देगा कि कोई 3 टर्म है वो ऐसा सीरीज फॉलो कर रहे हैं, तो बस आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए क्या कि ये जो टर्म्स है मेरे एपी में है, क्योंकि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी जहाँ भी दिख जाए और आपको गिवन हो कि कोई 3 टर्म है वो ये रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो आपको दिमाग में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए कि वो जो 3 टर्म्स है दे आर इन एपी। तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने कुछ होगा, आगे कुछ हिंट दिया रहेगा, आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उसको लिखेंगे इफ़ ईच टर्म ऑफ एन एपी, कोई भी एपी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ईच टर्म। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी 2 टर्म कर दिए खुश हो गए, नहीं। ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड, चाहे डिक्रीज कीजिए, इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और डिवाइड कर देते, और डिवाइड बाय अ सेम नॉन ज़ीरो नंबर, then the resulting sequence will be an AP, will also be in AP। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पे बेस तो क्वेश्चन आपको मतलब इसको स्टार मार्क लगा देते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट है? मान लीजिए कोई भी एपी है, ठीक है, जैसे ए मान लिया, बी सी डी कुछ भी टर्म्स है, ई, ये सब क्या है? एपी में है। तो इसके बारे में क्या जानकारी है कि अगर ए बी सी डी ई ये टर्म्स है एपी में, इनको ये सेम नंबर से जोड़िए, ये सब में सेम कांस्टेंट नंबर ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के, डी प्लस के, ई प्लस के, ये भी क्या होगा? एपी में होगा। ये तो हम जान रहे एपी में। या सेम नंबर से डिवाइड डिक्रीज कीजिए, जैसे ए माइनस के कह दीजिए, बी माइनस के, सी माइनस के, लाइकवाइज ये भी एपी में होगा। या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इंटू के, बी इंटू के, सी के, डी के, लाइकवाइज ये भी क्या होगा? एपी में होगा। या सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ए बाय के, बी बाय के, सी बाय के, ये भी क्या होगा? एपी में होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है? इफ़ ईच टर्म ऑफ एन एपी, ये टर्म से या तो इनको इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया बाय सेम नॉन ज़ीरो नंबर। अब ऐसा नहीं है कि हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते, तो कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 4 6 7 5, ये कोई सीक्वेंस बेसिकली फॉलो नहीं कर रहा है, ये ना ही एपी में है। ठीक है, तो लेकिन अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 0, 0, 0, 0, ये तो एपी में भी हो गया ना। तो मतलब ये तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन ज़ीरो नंबर। यहाँ पे के नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, मंजूर है, लेकिन के ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर के ज़ीरो होगा तो कोई भी सीक्वेंस रहे वो तो हमेशा एपी में ही हो जाएगा वापस, है कि ना। ठीक है, तो ये हो क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस लेक्चर का, वो है इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी देन प्रूव डैट, ये टी है, प्रूव डैट, पहला क्या प्रूव करना है? 1/BC, 1/CA एंड 1/AB आर ऑल्सो इन एपी। या दूसरा क्या प्रूव करना है? B प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये एपी में है। ठीक है, तो एक मैं प्रूफ करके देता हूँ, फिर से आपको आइडिया मिल जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बिल्कुल इस तरह, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमको पता है क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी ए पी में है, और हमको अभी बेसिकली हमें दो ही प्रॉपर्टी पड़ रहा है। यह हम शो कर दे कि यहाँ पे जो है वो रिलेशन ये शो कर ले, 2/CA इज इक्वल टू 1/BC प्लस 1/AP, तभी पता चल जाएगा ये AP में। या हमें जो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या पड़ा कि कोई भी AP के टर्म्स को, सारे टर्म को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या आता है, AP। तो इसी का यूज़ करेंगे। देखिए नीचे क्या है, BC है, इसके नीचे CA है, इसके नीचे AB है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ डिवाइड करने का कंसेप्ट आ रहा है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म A है और यहाँ A मिसिंग है। तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को ABC से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग बाय ABC से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा मेरा, A/ABC, B/ABC एंड C/ABC। ये भी क्या होगा, AP में होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 से आप ये कह सकते हैं, यस बिल्कुल कह सकते हैं। तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया 1/BC, 1/BC, 1/AC, 1/AB। ये भी क्या है, AP में। ठीक है, समझ में आ गया। ये पहला वाला प्रूफ हो गया, आसान था, समझना है कि क्या मिसिंग हो रहा है। सेम यहाँ पर देखिए A है और यहाँ B+C है, B है C+A है, C है, यहाँ A+B है, और यहाँ पर तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे हम सेकंड को प्रूव करने के लिए, देखिए अगर हम इस ABC लिख लेते हैं एक बार, ABC, यहाँ पर क्या मिसिंग है, C+B मिसिंग है, यहाँ पे मेरा मिसिंग है, यहाँ पर मेरा B। तो अगर हम A+B+C से हम इसको दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट A+B+C फ्रॉम सब्ट्रैक्ट A+B+C करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे इससे A+B से +C से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर से A गायब हो जाएगा, यहाँ पर B है, यहाँ A+B+C सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ B गायब हो जाएगा, और इसमें लाइकवाइज C गायब हो जाएगा। तो मतलब इससे काम बन सकता है। तो घटा के देखते हैं, तो क्या किया, A माइनस A+B+C, फिर आया B माइनस A+B+C, और एक बार क्या किया, C माइनस A+B+C। सेम नंबर से मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये भी क्या होगा, AP में होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 से वेरीफाई होता है। अब चाहे तो वो प्रॉपर्टी नंबर 2 को वेरीफाई कर सकते हो, मतलब ये कोई टफ बात नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस देखिएगा, बोथ में सेम ही आ रहा है ना, तो इसलिए उसको मैं बताना जो नहीं समझा। तो कि A माइनस A कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ B+C, एक बार बचेगा क्या, माइनस ऑफ A+C, और एक बार बचेगा क्या, माइनस ऑफ A+B। ठीक है, ये भी क्या होगा, AP में। अब इसको मैं पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -1 से ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, मल्टीप्लाइंग बाय -1, ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय -1। तो बस, तो B+C, A+C, A+B, ये क्या हो गए, AP में हो गए। समझ में आया, सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1/B+C, 1/C+A, 1/A+B आर इन AP, देन प्रूव डैट A/B+C, ये B+C है, ठीक है, B/A+C एंड C/A+B AP में प्रूव करना है आपको। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट, ठीक है। और सेकेंड प्रूफ करना है A² B² C² भी AP में है। तो पहला वाला प्रूफ करते हैं, सिंपल है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर सबके ऊपर में ABC एक्स्ट्रा आए हुए है, नीचे वाला तो सेम है, लेकिन ऊपर में एक में आ गया A, एक में आ गया B, एक में आ गया C। तो कुछ नहीं सोचा क्या, A से मल्टीप्लाई करते इसमें, B से करते इसमें, C से करते इसमें। तो ये तो ज़रा सर गलत है, क्योंकि सेम नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ABC ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा सोचे कि तीनों में A+B+C से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सोच सके A+B+C से, आपको अनदर हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई सोचे कि एक बार +1 ऐड करके कुछ देखूँ, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है, -1 वो सब देखे जाएंगे, ठीक है ना, आगे प्रैक्टिस करते करते मिलेगा। अगर हम A+B+C से ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे रफ में सोचते हैं, रफ में दिमाग लगाएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो हम जानते हैं इसको दो में ग्रुपिंग कर लेंगे तो मेरा बन जाएगा A/B+C प्लस B+C/B+C, ऐसा कुछ बनेगा। फिर सेम इसके साथ भी ऐसा ही होगा, और ये तो 1 है, और फिर आगे क्या होगा, सब में ऐसा ही कुछ टर्म आएगा, और 1 को फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाँ AP में आ जाएगा। मतलब ये सोच सही है। तो इस सोच को आगे बढ़ाते हुए हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई बाय A+B+C, मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
हाँ बहुत शौक से। तो कर दिया क्या, a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, कॉमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आ रहा है। तो यहाँ पर से इसको अलग अलग कर लिया तो आया क्या, a बाई बी प्लस सी प्लस वन। ठीक है, यहाँ b प्लस यहाँ पे दिखा दिया शो करके रफ में आपको। तो ये क्या हो रहा है, a प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस बी बाई ए प्लस सी। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको ग्रुप किया, a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे उम्मीद है। तो ये प्लस वन, ये प्लस वन, ये प्लस वन को हम कैंसिल नहीं कर रहे, नेक्स्ट स्टेप में माइनस वन करेंगे हम। ठीक है, तो इससे माइनस वन होगा, इससे माइनस वन होगा, इससे माइनस वन और कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब मेरा काटने का मतलब ये नहीं है कि मैं डिवाइड करके या कुछ इक्वल टू का साइन, नहीं वो नहीं कर रहा हूँ मैं अगले स्टेप में माइनस वन माइनस वन माइनस वन कर रहा हूँ। तो वो यहाँ बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे आएगा क्या, ये भी क्या होगा, ए पी में होंगे, ये भी ए पी में होंगे। तो माइनस वन करते साथ क्या मिला, a बाई बी प्लस सी, बी बाई ए प्लस सी एंड सी अपॉन ए प्लस बी भी ए पी में हो गया। समझ में आया होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन को मैं वो वाले प्रोसेस से बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये तो प्रॉपर्टी बहुत यूज़ कर लिया, आप मुझे इस प्रॉपर्टी से मतलब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके जुगाड़ कर बताइएगा कि आपसे होता है कि नहीं। मैं वो टू बी बराबर ए प्लस सी से ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सेकेंड को सॉल्व करने का मैं मेथड टू बताता हूँ। ठीक है, उस मेथड से आपको होमवर्क करके लाना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि एच डब्ल्यू क्या है, कि यूज प्रॉपर्टी टू सॉल्व पार्ट टू। ठीक है, पार्ट टू को सॉल्व करने के लिए आप प्रॉपर्टी टू का इस्तेमाल कीजिए, हम प्रॉपर्टी वन का यूज़ करके बताते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वन का यूज़ करना सिंपल है। प्रॉपर्टी वन क्या कहता है कि आपको सिंपल, अगर ये एपी में है तो टू टाइम्स मिडल टर्म मतलब टू अपॉन सी प्लस ए मस्ट बी इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस सी प्लस वन अपॉन ए प्लस बी। इसके बाद सारा मेहनत है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करने में कितना मेहनत लग रहा है, डरना नहीं है, कैलकुलेशन ही मांगता है आपसे जेई। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसके बाद क्या था, मेरे पास लिखा हुआ था क्या, कि टू अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस टू बी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो टू टाइम्स ये ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे मुझे उम्मीद है। मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया, ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस टू बी सी। ठीक है, प्लस एक मिनट, ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस टू ए बी किया। तो यहाँ पर से दिख रहा है आपको एक टू ए बी, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, टू ए बी प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू ए सी प्लस टू बी सी इज इक्वल टू ए सी टू ए सी प्लस टू बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ पर से साफ साफ दिख रहा है टू ए बी टू बी सी कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया बच के, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि वो कौन से फॉर्म में आ गया, टू टाइम्स मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म। तो अब यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं, ऑफकोर्स आपको पता है कि जब ये ए पी में है तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी ए पी में होगा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैंने मेथड टू से सॉल्व किया, आप मुझे बताइएगा कि क्या आप मैंने मेथड वन से सॉल्व किया, आपको मुझे बताना है कि आप मेथड टू से सॉल्व कर पाए। सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में बताइए, मैं आपको हिंट दूंगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट्स सी अनदर प्रॉपर्टी नंबर थ्री। प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सारे प्रॉपर्टी आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर थ्री ये कह रहा है, इन एन ए पी, कोई भी ए पी में, ये सिर्फ क्या है ए पी के प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ मैं, तो कोई भी ए पी में द सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, बस अब रीड कर ले, एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे मैं लेता हूँ ए प्लस डी, ए प्लस टू डी,
ए प्लस 3d, ऐसा करते गया। यहाँ पर से 1 2 3 टर्म ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 3d, ए प्लस एन माइनस 2d, और एक लिया ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्या है, मैंने एपी के टर्म्स लिए, एपी के टर्म्स है, यस। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड। मतलब ये बिगिनिंग है, ये एंड है। मैंने क्या किया, बिगिनिंग से 1 2 3 ये पकड़ा एक टर्म, और एंड से भी इक्विडिस्टेंट बोला है ना, तो एंड से भी 1 2 3 यहाँ से लिया, तो 1 2 यहाँ पर एक होगा a प्लस एन माइनस 4d, ऑफकोर्स होगा। तो एक ये टर्म पकड़ा, ठीक है। एक यहाँ पर से 1 2 तीसरा लिया, पीछे से भी 1 2 तीसरा लिया, तो ये क्या है, बिगिनिंग से एंड से इक्वल डिस्टेंस पे, तो इनका सम हमेशा इक्वल आएगा। जैसे a प्लस 3d प्लस a प्लस एन माइनस 4d किया एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ऐड करते तो आगे 2a प्लस एन डी, एक एन डी है ही, 3d माइनस 4d मतलब माइनस d, तो कॉमन ले किया 2a प्लस एन माइनस 1d आया, ठीक है। तो एक बार देख लिया इसको, चलिए इसको एक बार मन में रख लिया। अब अगला मान लीजिए मैंने इसको लिया, एक ये टर्म लिया जो कि दूसरा पे, तो यहाँ पर से फर्स्ट सेकंड इसको लिया, ये वाला पूरा टर्म, तो इनका ऐड कीजिए, क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस 1d। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यस बराबर आ रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, इन एन एपी द सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड, बराबर दूरी पे ये लिया, एक ये लिया, इज ऑलवेज इक्वल, बराबर है, यस। और ये जो सम है ये किसके बराबर आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर आएगा। मतलब इस फर्स्ट टर्म और इस लास्ट टर्म को जब ऐड कीजिएगा तो इनका एडिशन क्या आ रहा है, ये भी तो 2a प्लस एन माइनस 1d आ रहा है। तो ये और ये तीनों बराबर आएंगे। और ये अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए ले लेते हैं कि आपको कोई भी कुछ गैप पे टर्म दे रहेंगे, ठीक है, और आपको इसमें बताया जाएगा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का ऐड क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है। एपी में अगर आपको ये प्लस ये पता है क्या होगा इसका आंसर, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये प्लस ये क्या है, क्योंकि सेम है। प्रॉपर्टी नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहा है, इसको देख भी लिया कैसे। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी विथ नॉन ज़ीरो कॉमन डिफरेंस। ये नॉन ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन विच a1 प्लस a4 प्लस a7 प्लस a10 प्लस a13 प्लस a16 इज इक्वल टू 147। सबसे पहले से ट्राई करें, और आपको पता ही है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाला है, प्रॉपर्टी नंबर 3। इससे पहले मैं ये नॉन ज़ीरो कॉमन डिफरेंस की कहानी बता दूँ, जेई में क्या हुआ था। एक बार जेई ने कुछ अच्छा क्वेश्चन लिया था, ठीक है ना, वो क्वेश्चन भी देखेंगे अपन। लेकिन क्या हुआ था, उन्होंने कॉमन डिफरेंस के बारे में जिक्र ही नहीं किया था। अब ऐसे ही तो जेई वाले बच्चे होते चालाक है, तो उन्होंने क्या किया था कि सब नंबर सेम मान लिए थे, क्योंकि नॉन कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, सारे नंबर को सेम मान लिया, क्योंकि सारे सेम नंबर वो तो है, केपी ही है, और उससे उन्होंने आंसर निकाल के ऑप्शन टिक कर लिया। अब जेई वालों को मजबूरी में सबको नंबर देना पड़ा, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो पाए थे अपने क्वेश्चन को रखने में। इसलिए जेई में मतलब आपको परफेक्शन क्वेश्चन मिलते, कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है जेई वालों से भी, लेकिन आपको हाँ हमेशा अटेंटिव रहना है, क्योंकि अगर आपको कन्फर्म है आप कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो जेई वालों को मजबूरी में नंबर देना पड़ेगा। वो कभी कभी मल्टीपल करेक्ट आंसर भी रख देते, कि अगर उन्होंने मजबूरी में उन्हें क्वेश्चन कुछ और कहना था, लेकिन बच्चों ने अलग दिमाग कोई और क्वेश्चन रख दिया, कुछ और मतलब तरीका लगा लिया। जैसे यहाँ पे नॉन ज़ीरो कॉमन डिफरेंस मैंने नहीं माना होता, तो आप लोग a1 बराबर a4 बराबर a7 कर लेते, सारे टर्म को बराबर कर लेते, तब कुछ अलग आ सकता था, हाँ कि ना। तो इस कारण से नॉन ज़ीरो अगर मैंने डाल दिया, तो आपको स्पेसिफिक हो जाना है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ज़ीरो नहीं है, तो ये a1 a4 a7 इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये नहीं डालता तो अब बिल्कुल a1 बराबर a4 बराबर a7 बराबर a10 कर सकते थे, इसमें कोई रोक नहीं होता, लेकिन मैं स्पेसिफिक हो गया हूँ, इस कारण से नॉन ज़ीरो मतलब नंबर अलग अलग होंगे। तो कहानी सुन लिया, अब इसको सॉल्यूशन देखते। सिंपल है, आपको मतलब आपके मन में जैसे ही 16 टर्म्स बोला और ये आपको दे दिया, और आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 अभी जस्ट पढ़ा है, तो आपके मन में एक फटाक से 16 नंबर का इमेज बनना चाहिए। और इमेज में क्या दिखेगा कि a1 a16 वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में,
A4 A13, A1 से 3 दूरी बराबर है और ये भी 3 दूरी पीछे है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है। A7 और A17 भी स्टार्टिंग और एंड से इक्वी डिस्टेंस है, तो मतलब A7 प्लस A10 इज इक्वल टू A4 प्लस A13। ठीक है, ये पता है आपको। और ये किसके बराबर होते हैं? सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, दैट इज A1 प्लस A16। बस अगर ये नॉलेज पता था आपको तो आप इसको विद इन अ मिनट, क्या मतलब 30 सेकेंड बहुत है, आपको बस मन में चमक जाना चाहिए। अच्छा ये चका, तो ये एक ऐसा बना, एक 2 बना, ये 3 बना, मतलब 3 का पेयर बना। 3 टाइम A1 प्लस A16 इज इक्वल टू 147। ठीक है, ये हो गया काम। अब यहाँ पर से सिंपल है, A1 प्लस A16 आपको मिल गया 147/3। ठीक है, एक लाइन में, ये आपके दिमाग में तुरंत लिखा जाना चाहिए था। वैसे ये तो 3 से कट भी रहा है, लेकिन नहीं काटते, देखते आगे क्या करेंगे। अब इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स के बारे में मुझे डिमांड कर रहा है। तो सम ऑफ 16 टर्म्स क्या होता है? 16/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम, यानी A1 प्लस A16, यही ना होता है। तो मुझे पता है 16/2 इज 8 इंटू 147/3 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 49। तो 49 को 8 से मल्टीप्लाई करने जानते हैं, 392। आंसर आ गया। अगर किसी को ये प्रॉपर्टी ना पता होता तो वह क्या करता? वो A1 लिखता, A4 को A प्लस 3D लिखता, A7 को A प्लस 6D लिखता, A10 को A प्लस 9D लिखता, A13 को A प्लस 12D, मतलब मेहनत करता, जोड़ जाड़ करता, तो जाके A और D में इक्वेशन पाता, फिर A और D का इक्वेशन, मतलब आंसर उससे भी आता, लेकिन इससे जल्दी आ गया। दिख रहा है ना कैसे, मतलब इसको इसको पेयर बनाया, इसको इसको पेयर बनाया और इसके इक्वेट करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। अब हम आगे के, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी 2 प्रॉपर्टीज देखेंगे और क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए थैंक यू।